बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए जी चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हम लोग जो है रिव्यू एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है फिलिंग द ब्लैंक्स उसे डिस्कस करने वाले हैं और इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आज जो है हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर दें। तो स्टार्ट करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के साथ। तो फर्स्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो दिस इज़। तो हम क्या करेंगे, इसे तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे कि नीचे जो क्यूब वाला फॉर्मूला ओपन होगा नीचे डिनोमिनेटर में, यहाँ पर क्यूब का जो फॉर्मूला है इसे हम ओपन कर देंगे। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। सो नोटबुक की तरफ लेके चलती हूँ मैं, वहाँ आपको इसे सॉल्व करके दिखाती हूँ। सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मेरे पास फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ये सिंपली जो है मैंने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लिखा है। तो जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन था दैट वाज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय क्या था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यही जो ऊपर मैंने मेंशन किया है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसकी जो वैल्यू थी हमें फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पर जो मैंने आपको क्यूब का फॉर्मूला है ओपन करके दिखा दिया है। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर में मैं इसकी वैल्यू मेंशन कर दूंगी। सो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। न्यूमिनेटर हमारा जो है वो एज इट इज़ आ गया। डिनोमिनेटर में जो है हमने अपने क्यूब वाले फार्मूला को ओपन कर देना है। सो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो अब आप देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये वाला जो फैक्टर था ये सेम था। तो इनकी जो है वो यहाँ पर कटिंग होगी, तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। तो अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अब हम चलते हैं बुक की तरफ। तो हमारा जो आंसर आया दैट इज़ एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। ठीक है। सो द नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक इज इन अ रेशो एक्स रेशो वाई। एक्स इज कॉल्ड, ये हमने अभी जब लास्ट लेक्चर्स में MCQs डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे भी इसी से रिलेटेड बिल्कुल यही चीज़ आई थी। सो इन अ रेशो एक्स रेशो वाई द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट। और इन अ रेशो ए रेशो बी, बी इज कॉल्ड, सेकेंड टर्म इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट। फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, सेकेंड टर्म इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। आई होप कि आपको इस चीज़ का अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब तक। सो द फोर्थ फिलिंग द ब्लैंक इज इन अ प्रोपोर्शन ए रेशो बी प्रोपोर्शन एक्स रेशो वाई। ए एंड वाई आर कॉल्ड, ए और वाई क्या कहलाते हैं? वीडियो को पॉज करें और थोड़ा जहन पे जोर डालें कि ए और वाई क्या होता है हमारे पास? एक्सट्रीम्स। सो जिन्होंने तो सही आंसर दिया है उनको मेरी तरफ से शाबाश। सो ये होती है हमारे पास एक्सट्रीम्स। इसी तरीके से P रेशो Q रेशो प्रोपोर्शन M रेशो N में Q एंड M। अब ये देखें, ये वाली टर्म्स का पूछा है उसने, वो कह रहा है कि Q और M क्या होते हैं हमारे पास? मीन्स होते हैं। जो आउटर टर्म्स होती हैं दैट आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स और जो इनर टर्म्स होती हैं दैट आर कॉल्ड मीन्स। जब भी आप किसी भी प्रोपोर्शन की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज़ होंगी, फॉर एग्जांपल ए रेशो बी प्रोपोर्शन C रेशो D। सो ये जो हमारी सबसे बाहर वाली टर्म्स होती हैं दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, और ये जो इनर वाली दो टर्म्स होती हैं दीज आर कॉल्ड मीन्स। सो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है रेशो का। सो नेक्स्ट इज इन अ प्रोपोर्शन 7 रेशो 4 प्रोपोर्शन P रेशो 8 द वैल्यू ऑफ P इज। सो इसे भी नोटबुक पे चलते हैं और वहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये है जी हमारे ये रेशो और इसमें से जो है P की वैल्यू को मुझे फाइंड आउट
करना है। सो मैं क्या करूँगी कि मुझे पता है कि मेरे पास एक फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। सो मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दूँगी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। सो ये बार बार मैं इस वजह से लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं कौन सा फॉर्मूला जो है इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। सो दिस इज़ द फिलिंग द ब्लैंक्स। सो यहाँ पर आपको जो है इतना डिटेल्ड फॉर्म में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपने सिंपली रफली से सॉल्व करना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता पेपर में कि आप जो है बैठ कर वहाँ पर ये फॉर्मूलाज लगाने लग जाएँ। तो वहाँ पर आपका रफ वर्क जो है वो आपको किसी ने नहीं देखना, और ना ही रफ वर्क के कोई मार्क्स होते हैं। सो वहाँ पर फॉर्मूलाज लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर देना। सो यहाँ पर तो मैं इस वजह से कर रही हूँ ताकि आपको मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सकूँ, ताकि किसी बच्चे को कन्फ्यूजन ना हो कि मैंने एकदम से कौन सा फॉर्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है। सो मेरी पूरी कोशिश होती है कि जब भी मैं कोई स्टेप करूँ उसे मैं मेंशन कर दूँ, और अगर मैं रिटन फॉर्म में मेंशन नहीं करती तो ओरल में आपको बताती हूँ कि आपने वो चीज़ मेंशन करनी है। सो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कर देंगे। सो मीन्स का प्रोडक्ट आ जाएगा 4 इंटू पी इज इक्वल्स टू 8 इंटू 7। सो यहाँ से p की वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे, 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4। सो 4 1 4, 4 2 8। सो p की वैल्यू आ गई 7 2 14। सो हमारा जो आंसर आया है इसे हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, द वैल्यू ऑफ p इज 14। सो द नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक इज इफ रेशो दी गई है हमें प्रोपोर्शन के फॉर्म में, और हमें जो है इसमें से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम नोटबुक पे चलते हैं, वहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने 6th फिलिंग द ब्लैंक को सॉल्व किया, इसी तरीके से बिल्कुल 7th को भी सॉल्व करेंगे, और उसमें से जो m है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कर देंगे। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला मेंशन नहीं कर रही, तो क्या आ जाएगा मेरे पास डायरेक्टली, अब आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो m को यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं, 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 9। सो 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 3 4 12। तो 4 2 क्या होता है 8। तो m की वैल्यू आ गई मेरे पास 8। तो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में से राइट डाउन कर देते हैं कि m की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। So next filling the blank is if x and y varies directly then x is equals to x किसके इक्वल होता है। देखिए अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। x varies directly as y। तो जब हमने इस वेरिएशन के साइन को रिमूव किया तो हमारे पास क्या आ गया, x is equals to k y। तो क्या वैल्यू आ गई x की, k y। So the next is if y varies directly as u cube then u cube is equals to u cube किसके इक्वल आएगा, k v। ऐसे आएगा, गलत, ये ऐसे नहीं आएगा। और क्या है इसकी रीज़न, ये मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि ये देखें अब बच्चे इसी तरह गलती कर देते हैं जल्दी जल्दी में। करना आपने क्या है, इफ y varies directly as u cube, y varies directly as u क्यूब। ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है, आपको ये समझ में आ भी गई होगी। बट आप यहाँ पर देखिए आपने u क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब आपने u क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके वेरिएशन के साइन को रिमूव करेंगे। सो ये आ जाएगा v इज इक्वल्स टू के यू क्यूब। यहाँ से आपने u क्यूब को सेपरेट करना है, तो जब u क्यूब को आपने सेपरेट किया तो ये आ जाएगा v ओवर k इज इक्वल्स टू u क्यूब। ठीक है, सो अगर आप ऐसे जल्दी जल्दी में क्वेश्चंस करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, और मैंने जानबूझ के इस लिखा ताकि पता चल सके कि आप कितने एक्टिव हैं। सो ये आ जाएगा v ओवर k। सो द नेक्स्ट इज इफ w वेरीज इनवर्सली एज p स्क्वायर देन k इज इक्वल्स टू, यहाँ पे से सॉल्व कर लेते हैं कि इफ w वेरीज इनवर्सली एज p स्क्वायर, w वेरीज इनवर्सली एज p स्क्वायर, तो किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो w इज इक्वल्स टू क्या आ गया, k ओवर p स्क्वायर। तो k की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पे देखिए p स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो w p स्क्वायर इज इक्वल्स टू k। सो यहाँ आ गया w p स्क्वायर। सो नेक्स्ट इज अ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 4 इज, 12 और 4 का जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। सो नोटबुक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें पता है कि लेट x इज द थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन होता है तो इसमें क्या होता है कि जो सेकंड वाली टर्म होती है इसे हम 2 टाइम्स लिखते हैं।
तो थर्ड प्रोपोर्शन में ये वाली टर्म को हमने 2 दफ़ा लिखा और फोर्थ वाली टर्म की जगह पर क्या आ गया, x आ गया। तो अब जो है वो इसमें से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 12 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो यहाँ से जो है x की वैल्यू निकल आएगी कि 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय क्या हो गया मेरे पास 12। सो x की वैल्यू आ गई 4/3। सो इसे यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि x की हमारी क्या वैल्यू आ गई 4/3। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 15, 6 एंड 5। चलें इसे भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लेट x इज द फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन की फॉर्म में से लिख लेते हैं 15/6 प्रोपोर्शन 5/x। फोर्थ प्रोपोर्शन में फोर्थ जो जगह होती है, फोर्थ नंबर होता है, वहाँ पर क्या होता है, x होता है। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 15x इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 6 इंटू 5। सो यहाँ से जो है x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे 30 डिवाइडेड बाय 15। सो x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि जो हमारा आंसर आया उसमें x की वैल्यू क्या आई है, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन की हमारे पास क्या वैल्यू आई है 2। सो नेक्स्ट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4m² एंड 4np4 इज। नोटबुक की तरफ चलते हैं। तो मीन प्रोपोर्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट x इज द मीन प्रोपोर्शन। यहाँ पर m हम मीन प्रोपोर्शन नहीं लेंगे क्योंकि m ऑलरेडी अवेलेबल है। सो क्या होगा 4m² n4 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो p6। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कर दें इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 4m² n4 इंटू p6। तो अब आप देखें कि यहाँ पर जो है ये x² की वैल्यू है, क्या वैल्यू आई है 4m² n4 एंड p6। तो हमें जो है x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, x² नहीं चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू +-2 m² की जगह पर m, n4 का स्क्वायर रूट n², p6 का स्क्वायर रूट p3। तो ये आ गई जी हमारे पास फाइनल वैल्यू मीन प्रोपोर्शन की। तो इसे यहाँ पे मेंशन कर देंगे, आ जाएगा +-2mn² p3। So the last fill in the blank is a continued proportion of 4m and 9 is। तो जो continued proportion होता है इसमें जो सेंटर वाली टर्म होती है इसे हम रिपीट करते हैं, ठीक है। सो 4/m proportion again m ratio 9। So product of means is equals to product of extreme। So m² is equals to 9 4 36। सो हमें जो m की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो m की वैल्यू आ गई +-6। सो इसे भी जो है हम मेंशन कर देते हैं कि हमारा आंसर आ गया है +-6। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिलिंग द ब्लैंक्स। थोड़ी सी ये लेंथी थी, थोड़ी सी सॉल्व करने वाली थी, बट इंतहाई ईजी थी क्योंकि ये तमाम वही चीज़ें जो भी हमने चैप्टर में ओवरऑल की हैं। सो लास्ट इज़ द समरी। सो एक दफ़ा क्विक सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि समरी में क्या था, चैप्टर में क्या हमने किया है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड रेशो, हमें पता है और हम ऑलरेडी डिस्कस इसे कर चुके हैं। इसी तरीके से प्रोपोर्शन, अ प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज एन इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशियोज। दो रेशियोज को इक्वल करने के लिए क्या यूज़ होता है, प्रोपोर्शन। इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज या डिक्रीज इन वन क्वांटिटी काजेज इंक्रीज या डिक्रीज इन एन अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। एक चीज़ के बढ़ने से अगर दूसरी चीज़ भी बढ़ती है तो दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। इसी तरीके से अगर एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो रही है, यानी कि जो फर्स्ट क्वांटिटी पर कर रहे हैं वही सेकंड क्वांटिटी पर भी हो रहा है, सो दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशन। और अगर जो हम फर्स्ट क्वांटिटी का बिहेवियर है उसके ऑपोजिट सेकंड क्वांटिटी का बिहेवियर है, यानी कि एक बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, ऑपोजिट बिहेवियर दे रही है, सो दीज आर कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। सो नेक्स्ट इज थ्योरम्स। थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो में क्या होता है कि ए और ए रेशो बी थी, तो यहाँ पर क्या हो गया बी रेशो ई, यानी कि इनकी जगह जो है वो आपस में रिप्लेस हो गई है, उलट हो गई है। और थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो में क्या होगा हमारे पास कि सी और बी जो है इनकी जगह जो है आपस में रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो में एडिशन होगी, चाहे आप न्यूमरेटर में कर दें या आप
डिनोमिनेटर में कर दें। ये देखिए a प्लस बी चाहे आप न्यूमिनेटर में कर दें या a प्लस बी आप कर दें चाहे डिनोमिनेटर में। सो ये था जी हमारा कंपोनेंडो थ्योरम। नेक्स्ट इज डिविडेंडो थ्योरम। कंपोनेंडो में जो हमेशा है एडिशन होती है और डिविडेंडो में हमेशा सब्ट्रैक्शन होती है। सब्ट्रैक्शन चाहे आप पहले न्यूमिनेटर में कर दें फिर सेकंड टाइम चाहे आप डिनोमिनेटर में कर दें। सो ये भी इसकी कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम्स जो हैं इनकी दो फॉर्म्स हैं, चाहे आप न्यूमिनेटर में कर लें चाहे आप डिनोमिनेटर में अप्लाई कर लें। सो द फिफ्थ थ्योरम इज द थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो जो थ्योरम है वो बेसिकली इन दोनों थ्योरम्स को मिलाकर बनाया गया है। कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम का कम्बिनेशन है। सो ये एक दफ़ा एडिशन होगी और एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन होगी। कंपोनेंडो में जस्ट एडिशन होती है, डिविडेंडो में जस्ट सब्ट्रैक्शन होती है। सो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम में एडिशन भी होती है और सब्ट्रैक्शन भी होती है। सो नेक्स्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस ऑफ वन और मोर देन वन वेरिएबल इज नोन एज जॉइंट वेरिएशन। जब दो से ज़्यादा वेरिएशंस को हम मिला देते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएशंस को मिला देते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हैं या इनवर्स हैं, तो उनके मिलाने के बाद जो वेरिएशन बनता है दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट वेरिएशन। सो द लास्ट इज के मेथड। के मेथड में क्या होता है कि हमारे पास जो दोनों रेशियोज होती है उनको हम के इक्वल रख देते हैं। सिंस इट इज़ के मेथड तो इसे हम के इक्वल रख देते हैं, ठीक है। सो के इक्वल रखने के बाद दोनों रेशियोज को अलग अलग के इक्वल रख देते हैं। पहले इक्वली के इक्वल रखा था, ठीक है, फिर सेपरेट कर लिया, सी ओवर डी को भी के इक्वल रख दिया। तो यहाँ से जो है हम अपनी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू बी के एंड सी इज इक्वल्स टू डी के। सो इसी तरह अगर हमारे पास ये दो रेशोज़ की बात हो रही थी, इसी तरीके से जब हमारे पास तीन रेशोज़ होंगी तो तीनों को जो है हम के इक्वल रखेंगे और ए, सी और ई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 3 वेरिएशंस कंप्लीट हो गया है। आज थोड़ा लेंथी चैप्टर था बट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैंने अपनी पूरी कोशिश किया कि आपको बेस्ट तरीके से, सिंपलेस्ट तरीके से आपको समझा सकूं ताकि किसी एक बच्चे को भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। बट अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक ग्रुप में भी पोस्ट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको इन दोनों सॉल्यूशंस के अलावा अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो हम जो है वो इंडिविजुअल क्लासेस भी ऑफर कर रहे हैं। सो इफ़ एनी वन ऑफ यू इज़ इंटरेस्टेड इन इंडिविजुअल क्लासेस सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। हम इंडिविजुअल क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे। इंडिविजुअल क्लासेस का ये फ़ायदा है कि आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है सो यू कैन आस्क डायरेक्टली विद इन बिटवीन द लेक्चर। सो ये जो लेक्चर्स होते हैं इनके दरमियान आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और हम जो है उसका आंसर कर देते हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल क्लासेस अटेंड करते हैं तो उसमें जो है हर बच्चे को अलग अलग क्लास दी जाती है। सो लाइव लेक्चर आपको दिया जाता है। सो अगर किसी भी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो लाइव क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, ठीक है। देयर आर सेवरल स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग दीज इंडिविजुअल क्लासेस। सो इफ़ एनी वन ऑफ यू इज़ इंटरेस्टेड इन इंडिविजुअल क्लासेस तो आप जो है हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आज की हमारी क्लास का वक्त ख़त्म हो रहा है। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा क्योंकि हम आपसे कुछ और डिमांड नहीं करते, सिर्फ आपसे ये डिमांड करते हैं कि हमें अप्रिसिएशन दे दें क्योंकि डिफरेंट मेंबर्स की टीम वर्क है जो हम यहाँ तक आपको ये वीडियोस पहुँचा रहे हैं, ठीक है। सो अप्रिशिएट कर दिया करें और इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। सो इंशाल्लाह हम आपसे मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।